अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर हम लोग 17 स्टार्ट करेंगे, ECS। और उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं, जितनी एक्टिविटीज़ आपसे शेयर की हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। आज हम उसी को ही पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 नंबर टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस अ वर्ड और फ्रेज विद अ जनरल सब्स्टिट्यूट टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मेजर काम क्या होता है? अगर एक फ्रेज या एक वर्ड आ गया, किसी भी जगह पे आ गया, अब उस वर्ड को वहां पे दोबारा यूज नहीं करेंगे, हम उसका एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करेंगे। ताकि क्या हो, ताकि उन फिक्रों में निखार रहे। ठीक है। अगर हम एक वर्ड को बार बार यूज करते रहेंगे हर जगह पे, तो क्या होगा? तो उस वर्ड की जो पढ़ने वाला रीडर है उसके लिए उसकी अफादियत, यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो एक अच्छा राइटर क्या होता है, वो वर्ड्स की, ये क्या हो रहा है, वो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है वो इस तरह करता है कि वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिमस टर्मिनोलॉजी सब्स्टिट्यूट करता रहे, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको बेहतर महसूस होता रहे। जैसे कि सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं वन या वंस, सो और नॉट, डू सो, डू द सेम। ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में चीजों को रिप्लेस, मेन वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। वन अकाउंटेबल नाउन है, आई प्रेफर द रेड वन। आप एक बेकरी में जाते हैं, आप एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे एक चीज पड़ी हुई है, वहां पे डिफरेंट चॉकलेट्स पड़ी हैं, डिफरेंट पेस्ट्रीज पड़ी हैं, डिफरेंट ब्राउनीज पड़ी हैं, डिफरेंट केक्स पड़े हैं। तो आप उसे कहते हो कि आई प्रेफर द रेड वन, मुझे रेड वाला केक दे दो, मुझे रेड वाली चॉकलेट दे दो। चॉकलेट वैसे ब्लैक होती है, रेड में मैं मिसाल दे रहा हूँ। मुझे रेड वाली पेस्ट्री दे दो, मुझे रेड वाली ब्राउनी दे दो, मुझे रेड वाला कपकेक दे दो। समझ रहे हैं बात को? मुझे रेड वाला कुकी दे दो, ऐसा कुछ भी। रेड वन जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई प्रेफर द रेड वन का यहां पे मतलब ये होगा कि मैं वो जो रेड वाला केक है, रेड वाला कलर है, मुझे वो प्रेफर, मुझे वो पसंद है। तो हमने उस वर्ड को रिप्लेस किया किसके साथ? वन के साथ। सो या नॉट, अ क्लॉज और स्टेटमेंट, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई होप नॉट, मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है। ये कहां पे, ये फिलोसॉफिकली बोले जाते हैं, ये कैजुअल बोले जाते हैं, प्रोफेशनली ये वर्ड नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं बोले जाते। ये फिलोसॉफिकली लिटरेचर में बोले जाते हैं, ये कैजुअल इंग्लिश में बोले जाते हैं। जैसे आई थिंक सो, मुझे लगता है, आई थिंक सो, मुझे लगता है। अच्छा, जो मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि वो हकीकत हो। आई होप नॉट, मुझे नहीं यकीन। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि मुझे यकीन नहीं है तो वो रियल में एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, कोई भी चीज, इवेंट कोई भी। इसी तरह डू सो, डू द सेम। अब वर्ब फ्रेज है, शी वर्कड हार्ड एंड शी डिड टू, ही डिड टू, सॉरी। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, एंड ही डिड टू, और उसने भी मेहनत की, मतलब कोई लड़का था। शी वर्कड हार्ड, लड़की ने बहुत मेहनत की, एंड ही डिड टू का मतलब यहां पे जो टू है, ये टू टू टू, ये उनमें से लिया गया। डिड को भी उनमें से लिया गया, डू में से साथ चेंज किया गया। टू का मतलब यहां पे ही को बता रहा है कि ही ने भी, उस लड़के ने भी बहुत मेहनत की। ये हम, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये हम कैजुअल में यूज करते हैं। और ये ऐसे चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, इनके कोई रूल नहीं होते। मैं भी जब इनको बोलता हूं तो मैं कोई रूल नहीं फॉलो करता, बस बोल देता हूं। ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तब ये वाला टू नहीं यूज होना, तब TO2 वाला यूज होना है। बात समझ रहे हैं ना? यहां पे ये कुछ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं जो आप एक दफा सीखेंगे और बार 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 अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। एलिप्सिस या ओमिशन, एलिप्सिस या ओमिशन 2.5 है। Ellipsis occurs when part of a sentence is deliberately left out because it was already stated। मतलब क्या हुआ? Ellipsis का मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी एक एक्सप्लेन कर दिया, अब दोबारा जब उसका जिक्र आएगा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे क्योंकि वो पहले एक्सप्लेन हो चुका हुआ है, आप वहां पे पॉज ले लोगे। The omitted element must be recoverable from a nearby sentence। तो आप वहां पे उस एलिमेंट को ओमिट करोगे, भूल जाओगे, खत्म कर दोगे, नहीं लिखोगे, स्किप करोगे, क्योंकि वो पहले बयान हो चुका। जैसा कि टॉम पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सारा पास्ड हर्स ऑन द थर्ड। ठीक है। तो यहां पे जो सारा पास्ड हर है, हम इसको काट भी सकते हैं, सारा ऑन द थर्ड। तो यहां पे क्लियर हो गया किसकी बात हो रही है, ये ड्राइविंग टेस्ट को पास करने की। टॉम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, बट सारा डिड ऑन द थर्ड, ये भी हो सकता है। सारा पास्ट हर्ज, पास्ट हर्ज क्या, ये भी हो सकता है यहां पे पास्ट हर्ज, पास्ट हर्ज। यहां पे जो हर्ज है ये किसकी बात कर रहा है? जैसे मैं दोबारा इसको मिटा देता हूं। यहां पे जो हर्ज है
वो किसकी बात कर रहा है? ये वाला जो हर्ज है, ये वाला पास्ट हर्ज, ये ड्राइविंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ड्राइविंग टेस्ट को हमने एलिप्स कर दिया, किसके साथ? HERS के साथ, हर्ज। पास्ट लिख दिया, डिड भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? एलिप्सी का मतलब है टॉम पास्ट हिज ड्राइविंग टेस्ट। एक दफा लिखिया, ये वाला वर्ड एक दफा आ गया, ये वाला आ गया। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। तो दूसरे सेंटेंस में सारा पास्ट हर्स, सारा पास्ट हर ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिखो, सारा पास्ट हर ऑन द थर्ड, बस इतना काफी है। दिस इज कॉल्ड एलिप्सी। सर हमें क्या मिलेगा? आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा आपके पोर्टल पे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन अलग से होंगे, एलिप्सिस अलग से होंगे, 10-10 सेंटेंसेस होंगे। आप एक दफा उनको प्रैक्टिस से गो थ्रू करेंगे, जाके एग्जाम दे देंगे और आसानी से आपका एग्जाम पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहां पे उसी का लिखा हुआ है ब्रैकेटेड सेक्शन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, बस आपके लिए इतना काफी है। कंजंक्शन, आप लोगों को पता है कंजंक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना हो। सम सेंटेंसेस कंटेन इंटरनल कंजंक्शंस, फॉर इंस्टेंस एंड, बट, ऑल्दो, व्हाइल, बिकॉज। कुछ सेंटेंसेस होते हैं अलग अलग स्टोरी बता रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? मैं आऊंगा लेकिन जब तुम बुलाओगे। अब इसमें जो लेकिन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसके साथ एक कंडीशन जोड़ दी। समझ रहे हो बात को? अब जो लेकिन इसमें लगा वो क्या है? वो कंजंक्शन है। दो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट है, अलग अलग वाकया बयान कर रहे हैं, तो बुलाने का और आने का, इन दोनों के दरमियान जो राब्ता बनेगा, जो ब्रिज बनेगा, वो कंजंक्शन कहलाएगा। सम सेंटेंसेस कंटेन इंटरनल कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल एंड, बट, ऑल्दो, व्हाइल, बिकॉज, that show they are expanding or on contrasting with the preceding idea। दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हो सकता है जो अगला सेंटेंस हो पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हो, या अगला सेंटेंस पहले से मुख्तलिफ हो। कंट्रास्टिंग का मतलब मुख्तलिफ होना, और एक्सपेंडिंग का मतलब पहले वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन करना। जैसे वो एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है, वो पहले वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है। जो ये कंट्रास्टिंग लिखा है, ये पहले वाले सेंटेंस के ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इनके दरमियान हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आपको प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें आपने इसमें बार बार यूज करने होंगे। इसके लास्ट पे भी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है, मैं भी वो भी दिखाता हूं आपको। टेंसेज एंड टाइम मार्कर्स, अब ये क्या होते हैं? सबको पता है टेंसेज एंड टाइम मार्कर्स क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है? एट फर्स्ट, लेटर, इवेंचुअली, ठीक है? अब ये हम वर्ड्स यूज कहां पे करते हैं? पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, कॉर्नोलॉजिकल सीक्वेंस है। मतलब अगर कोई सेंटेंस, आपको याद होगा, अगर हमने सेंटेंस पहले शुरुआत की पास्ट सिंपल से, तो उसका एंड भी पास्ट सिंपल पे करेंगे। याद है कि नहीं याद? ये वही सेम चीज है। तो हम पहले वाला तो नहीं करेंगे, पैटर्न को हमने पहले कर रखा है ग्रामर वाले पोर्शन में। एट फर्स्ट, लेटर और इवेंचुअली, ये वाले पैटर्न्स हम कब यूज करेंगे? मस्ट अपीयर इन द लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पहले अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एट फर्स्ट पहले आएगा, फिर लेटर आएगा। पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, आखिरकार ये हुआ। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार है। एट फर्स्ट पहले ये हुआ, लेटर बाद में ये हुआ, और आखिरकार ये हुआ। इसी सीक्वेंस से हमको स्टोरी सुनाए तो उनमें ये वर्ड्स को यूज करते हैं। इसी तरह बिफोर दिस, इससे पहले, प्रोरर टू, इसके बाद। अगर हमने किसी सेंटेंस में किसी चीज को इस्तेमाल करना है और वहां पे रेफरेंस आना चाहिए कि इससे पहले, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? बिफोर दिस। और अगर इसके बाद का रेफरेंस आएगा तो वहां हम क्या लगाएंगे? प्रोरर टू। फिर उसके बाद सिंस देन और फ्रॉम दैट पॉइंट। सिंस देन का मतलब यहां से, सिंस देन इसके बाद, सॉरी, फ्रॉम दैट पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट से शुरू हुआ। सिंस देन इसके बाद। देखो ये दो उर्दू के वर्ड, उर्दू की इसकी ट्रांजिशन है। फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से शुरू हुआ। सिंस देन, इस वाक्य के बाद से लेकर आज तक। दोबारा सुनिएगा, फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से शुरू हुआ। अगर आपने कोई पॉइंट शुरू करें, कोई भी बात कह रहे हैं और आप ये उसमें ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, तो वहां पे क्या आएगा? फ्रॉम दैट पॉइंट। और आगे सिंस देन, इस वाक्य के बाद से, यहां के बाद से, तब हम सिंस देन यूज करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जाम स्ट्रेटेजी है। एग्जाम स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा? यहां पे जितने भी अभी हमने ये ऑप्शंस को डिस्कस किया, 1 से लेकर ऑनवर्ड, सेंटेंस सेक्शन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 5 तक, ये 2.7 तक, जितने भी हमने ये किए, अब
इनको अलग अलग से हमने वहां पे एग्जाम नहीं आना, ये अलग अलग से नहीं आएगा कि इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, ये आएंगे कंबाइन होकर। कंबाइन का मतलब क्या है, ये सेंटेंसेस की सूरत में आएंगे। तो उसके लिए हमारी एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्टेप नंबर 1, रीड ऑल 6 सेंटेंसेस फर्स्ट। हमारे साथ में एक 6 सेंटेंस का एक क्वेश्चन आएगा, हमने सबसे पहले उन सेंटेंसेस को पढ़ना है। सबसे पहले, नेवर बिगिन ऑर्डरिंग आफ्टर रीडिंग जस्ट 1 और 2 सेंटेंस। आपने उनको सेंटेंसेस को छेड़ना नहीं है, सबसे पहले उन सेंटेंसेस को पढ़ना है। ये ना हो आप 1 से 2 सेंटेंस को पढ़ के उनको ऑर्डर करना शुरू कर दें, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें, या उनको कंजक्शन लगाना शुरू कर दें, या उनको रिफ्रेस करना शुरू कर दें। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सबसे पहले रीड द कंप्लीट सेट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द टोन ऑफ द टेक्स्ट। आपने पहले उन तमाम टॉपिक्स में जो गिवन लाइंस हैं उनको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने टेक्स्ट की टोन को रीड करना है कि एक्चुअली इसका करक्स क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए। कोई कहानी शुरू हो रही है, लेटर शुरू हो रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई मेमो शुरू हो रहा है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो उसकी जो कॉन्टेक्चुअल शुरुआत है वो कौन से सेंटेंस से होगी। जैसे 7-8 सेंटेंस हैं, ABCDEFGHI, तो पहले सेंटेंस कौन सा आएगा सबसे पहले, जैसे कहानी शुरू करनी है। द फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन टू यू, रीड इट केयरफुली, इट एस्टैब्लिशेस द टॉपिक, द सब्जेक्ट, नाउन एंड द टाइम फ्रेम। दिस इंफॉर्मेशन विल रिपल थ्रू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले उस सेंटेंस को सब्जेक्टिव सेंटेंस के तौर पे, यानी कि जहां से शुरुआत होनी है वो बनाना है, फिर आगे की कहानी चलेगी। लुक एट द मोस्ट ऑब्वियस लिंक। अब आपने क्या करना है, सेकंड सेंटेंस वो लगाना है जो पहले सेंटेंस के बाद सबसे ऑब्वियस हो कि ये इवेंट अकर हुआ, ताकि रीडर को जब वो 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस आपस में जोड़ के पढ़े तो पूरा आइडिया उसको क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस मेजर जहां से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो उसी को एक्सप्लेन करेगा, फिर तीसरा सेंटेंस जो दूसरे और पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। हमने इसी सीक्वेंस के साथ, चेन सिस्टम के साथ इसको लेके चलना है ताकि हम अपनी बात पूरी समझा सकें। बिल्ड द चेन ग्रेजुअली। फिर मतलब क्या होगा, बिल्ड द चेन ग्रेजुअली का मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया, वर्क फ्रॉम व्हाट यू आर श्योर ऑफ। वंस यू हैव कंफर्म 2 सेंटेंसेस इन ऑर्डर, ट्रीट देम एज अ यूनिट एंड फाइंड व्हाट लॉजिकली फॉलोज दैट यूनिट। अगर आपने पहले 2 सेंटेंसेस को मिला लिया, तीसरा सेंटेंस मिलाना है जो पहले 2 को एक्सप्लेन करे। फिर स्टेप नंबर 5, चेक द फाइनल सेंटेंस। जब आपने 1 2 3 4 5 6 को मिला लिया, अब आखिर वाला सेंटेंस वो कंक्लूसिव सेंटेंस होना चाहिए जो पहले 5 6 को एक्सप्लेन कर दे। द फाइनल सेंटेंस ऑफन कंक्लूड्स और समराइजेस, गिव्स एन आउटकम और रिजल्ट, uses a connective like finally or ultimately, or refers back to the opening idea, क्रिएटिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो फिर क्या होगा, जो फाइनल सेंटेंस है आपने उसको इस तरह मिलाना है कि वो बाकी पहले वाले सेंटेंसेस के साथ जुड़ के कंक्लूजन बयान करें। उससे आखिरी सेंटेंस को पढ़ के पूरे जो वो पैराग्राफ है उसका आइडिया क्लैरिटी में आ जाए। और फिर आखिर में क्या है, रीड द कंप्लीट सीक्वेंस अलाउड वंस ऑर्डर्ड। जब एक दफ़ा आपने पूरे सेंटेंसेस को ABCDEFGH को मिला लिया, एक दफ़ा आप उस पूरे सेंटेंसेस, उस पूरे पैराग्राफ को ऊंची आवाज़ में पढ़ लें। एग्जाम में बैठे बैठे ऊंची आवाज़ में मुंह में पढ़ लेना है, ताकि आपके ब्रेन को एडजस्टमेंट करने का टाइम मिल जाए और वो पता चल जाए कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो रहा है। बस दैट्स इट। जो इस पैराग्राफ में बिल्कुल बताया गया वो बिल्कुल एक्यूरेटली समझाया गया, इतना सा। तो इसमें कॉमन ट्रैप क्या है जो आपने अपने माइंड में रखना है, डू नॉट रिलाई ऑन टॉपिक अलोन। 2 sentences may both be about the same subject, but only one will correctly follow the previous sentence based on cohesive ties। इसका मतलब क्या होगा, पहला सेंटेंस आपने ठीक पुट किया, हो सकता है 2 सेंटेंसेस पहले सेंटेंस के साथ एग्जैक्टली पॉइंट वो बना रहे हो, अपनी टीम बना रहे हो, एग्जैक्ट टीम बिल्डिंग कर रहे हो, लेकिन आपने उन दोनों में से भी द मोस्ट एक्यूरेट वन उसके साथ टाइड अप करना है। ऑलवेज चेक द लैंग्वेज नॉट जस्ट द कंटेंट। तो आपने हमेशा लैंग्वेज पर भी गौर करना है, आपने कंटेंट पर भी गौर करना है, दोनों पर गौर करना है। हमेशा
कंटेंट को नहीं देखना और लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना, सॉरी लैंग्वेज को देखना है, ऐसा नहीं करना, या लैंग्वेज को देख रहे हो कॉन्टेक्ट इग्नोर कर रहे हो, दोनों के साथ साथ इसको लेके चलना है। जैसा कि आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, इफ यू सी दिस इन अ सेंटेंस, इट, दे, ही, शी, दिस, दीज, अगर आप सेंटेंसेस में ये वर्ड्स देख रहे हैं, इट, दे, ही, शी, दिस, दीज, तो आपने अपने माइंड में ये रूल बिठा लेना है, मस्ट फॉलो अ सेंटेंस, ये किसी एक सेंटेंस के बाद लगना है। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स आ गए, इट, दे, ही, शी, दिस, दीज, तो इससे पहले कोई सेंटेंस लगा हुआ है, ये उसके फॉलोइंग में, उसके बाद वाले सीक्वेंस में लग रहा है। मस्ट फॉलो अ सेंटेंस नेमिंग दैट स्पेसिफिक नाउन। नंबर 2, however, nevertheless, yet, must follow a sentence making a contrasting claim। अगर ये लग गया however, nevertheless, yet, तो भैया ये उस सेंटेंस के बाद लगेगा, ये सेंटेंस है, इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस आएगा, ये दो सेंटेंसेस याद रखिए मेरे हाथों की पोजीशन पे, एक मेन, दूसरा, ये जो दूसरा आएगा ना, इसके यहां पे नेवरथलेस लगा होगा, ये अलग आइडिया बताएगा, ये अलग आइडिया बता रहा होगा, नेवरथलेस के बाद जो सेंटेंस लगेगा वो अलग आइडिया बताएगा। तो अगर तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक आइडिया के ऑपोजिट आइडिया लिखना है, तो उससे पहले नेवरथलेस का वर्ड शुरू हो रहा होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने, आगे सेंटेंसेस को करते वक्त आसानी से हो जाएंगे सेंटेंसेस अगर आप इन रूल्स को याद रखेंगे। Therefore, as a result, consequently, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो मस्ट फॉलो अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ कॉज और प्रॉब्लम। भैया अगर ये वर्ड आ रहा है, एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक्सप्लेन हो गया, अब इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन की वजह से कोई इवेंट अकर होता है, इस सेंटेंस की वजह से कोई और काम खराब होता है या सही होता है, ये सेंटेंस एक्शन है और इस एक्शन की वजह से कोई और अमल वो क्या कहते हैं, अमल वजूद में आता है, तो वो सेंटेंस शुरू में कहां होगा, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली। बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसके नतीजे में फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, जिसके नतीजे में फ्लड आ गया, ये सेकंड नंबर पे आना है। और इससे पहले क्या आना चाहिए, कोई भी एक्शन, बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, पहला सेंटेंस होगा, जिसके नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ या कॉन्सिक्वेंटली फ्लड आ गया। बात समझ रहे हो, ये हाथों को इस वजह से मूव कर रहा हूं ताकि वो लगे जैसे वो आप कोई भी टेक्स्ट देखते हो ना, तो वो ऐसे ऐसे पॉपअप हो रहा होता है, तो ये पॉपअप हो रहा है आपके दिमाग के लिए। ले जी, फिर आपने वर्ड्स देखने हैं, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ये आपने वर्ड्स देखने हैं। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो कहां पे आएंगे, मस्ट फॉलो अ सेंटेंस मेकिंग अ रिलेटेड पॉइंट। ओके, ये उस जगह पे आ रहे होंगे, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, जहां पे एक ही बात को दो सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया, ये भी वही बात एक्सप्लेन कर रहा है, इसी सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये सेंटेंस लग रहा है, तो इसके दरमियान में मोर ओवर, देयर, इन एडिशन और फर्दर मोर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, ये कहां पे लगेंगे, मस्ट फॉलो अ सेंटेंस मेकिंग अ जनरल क्लेम, ये तब लगेगा जब ये एक सेंटेंस लगा हुआ है, इसके बारे में कोई एम जनरल सी बात करने लगे, तब ये आएगा। नॉर्मली आपके जो ये नीचे एक्सरसाइजेज है उसमें फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा, नॉर्मली नहीं आ रहा, एक दो में आया हुआ है, तो आपने जो फॉर एग्जाम्पल है या फॉर इंस्टेंस है या सच एज है, ये सिर्फ याद रखना जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि एक सेंटेंस है, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन या उसकी जनरल जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले सेंटेंस में दी जाएगी, और अगले सेंटेंस से पहले फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस लगेगा। फाइनली, अल्टीमेटली, इन कंक्लूजन, ये कहां पे आएगा, जहां पे वेरी लाइकली टू बी द लास्ट सेंटेंस। भाई अगर तो सेंटेंस के शुरू में इन कंक्लूजन आ गया तो ये आखिर में लगेगा, अल्टीमेटली आ गया तब भी आखिर में लगेगा, फाइनली आ गया तब भी आखिर में लगेगा। फर्स्ट, टू बिगिन विद, इनिशियली, वेरी लाइकली टू बी एन अर्ली सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट आ गया, टू बिगिन विद या इनिशियली आ गया, तो हो सकता है ये पहला सेंटेंस हो या ये सेकंड सेंटेंस हो, ये आपको देखना पड़ेगा उसकी सेंस के साथ, उसके तर्जुमे के साथ। बिफोर दिस, बिफोर दिस, प्रायर टू दैट, प्रीवियसली, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो मस्ट फॉलो और प्रिसीड द इवेंट इट रेफरेंसेस, तो ये सिर्फ रेफरेंस देने के तौर पे यूज होते हैं, बिफोर दिस, प्रायर टू और प्रीवियसली, ठीक है, ये एक इवेंट हो गया, उसके रेफरेंस देने के लिए कोई सेंटेंस अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पे आ रहा है या पहले वाले इवेंट के तौर को उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो तब ये लगेगा। ये ट्रिकी है, इसको प्रैक्टिस से ही हम सीख पाएंगे। दिस प्लस नाउन, द डिस्कवरी, द इवेंट, द मैन, द सिटी, द कंट्री, अगर इस तरह का कोई नाम आ रहा है, मस्ट फॉलो द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस दैट नाउन, तो ये तब लगेगा
जब कि कोई पहले इसके बारे में वाक्य एक्सप्लेन हो चुका है तो उसी वाक्य को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये लगेगा। बस इतना सा याद रखना है आपने। सर हमें ना इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है इन दोनों में प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। इसको हम किसके साथ करेंगे? प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करेंगे। और आर ए प्रेडिटिव वर्ड और सिनोनिम, लुक एट द सेंटेंस दैट फर्स्ट यूज इन दिस वर्ड। इसको भी उसके साथ करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन के लिए है। ये जो आखिर वाले 3 चीजें हैं, मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ इसको, ए बी सी, ये तीनों चीजों के मैं ऊपर भी नंबर लगा रहा हूँ, ये किसको एक्सप्लेन कर रही हैं। 3 नंबर एलिप्सी को कर रहा है, 2 नंबर सब्स्टिट्यूट को कर रहा है, और ये जो 1 नंबर है ये लेक्सिकल चेन को कर रहा है। जो मैंने नीचे नंबर लगाए आप भी मेरे साथ नंबर लगा लीजिए। इन सेंटेंसेस को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ए बी सी, ए यानी कि लेक्सिकल चेन है ए, और ये सब्स्टिट्यूट है और ये एलिप्सिस है। इसको आपने अपने माइंड में रख लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 है प्रैक्टिस टास्क विद फुल आंसर। अब आपने ये एग्जाम में आना है हमें। ये जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में पीछे ये करवाने की कोशिश की, ये एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ इसके रेफरेंसेस के तौर पे पढ़ाने की कोशिश की। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा। अगर आपको याद हो तो ऐसी एक्सरसाइज हमने पहले भी की, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखवाया कि आप पहले पूरे पैराग्राफ लिख लें, उनके तर्जुमे लिख लें। अब क्या करना है, आप पैराग्राफ की जितने भी 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज है स्कैटर्ड फॉर्म में लिख लें। लिख के आप इन रूल्स को एक दफा गो थ्रू कर लें। इन रूल्स को जब एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आसानी से ये होना शुरू हो जाएगा, तो एक करते हैं। ले जी, हमारे पास है पहला सेंटेंस है और टेक्स्ट है। तो यहां पे आ रहा है, given sentence 1, urban gardening has become increasingly popular in cities around the world। अर्बन गार्डनिंग का मतलब क्या होता है? जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज मतलब जो गांव हैं, उनकी बात नहीं। जो अर्बनाइजेशन है, गांव से लोग आ रहे हैं शहरों में, जो शहरी एरियाज हैं, क्योंकि गांव में तो गार्डनिंग बहुत कॉमन है ना, फसलें फसलें होती हैं। तो जो शहर है वहां पे गार्डनिंग बढ़ती जा रही है, पॉपुलर हो रही है, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन होती है, ट्रैफिक होती है। तो पूरी दुनिया में ये बढ़ गई है। अच्छा, बी क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट हैज इनकरेज्ड। दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट, ये किस इंटरेस्ट की बात हो रही है भैया? इसकी अर्बन गार्डनिंग की। दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? अर्बन गार्डनिंग को कर रहा है। हैज इनकरेज्ड लोकल काउंसिल्स टू क्रिएट कम्युनिटी अलॉटमेंट्स ऑन प्रीवियसली अनयूज्ड लैंड्स। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अर्बन गार्डनिंग के इंटरेस्ट, बढ़ते हुए इंटरेस्ट की वजह से, जो हमारी लोकल काउंसिल्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या कर रही हैं? जितने फजूल प्लॉट्स पड़े हैं उनको कन्वर्ट करती जा रही हैं गार्डनिंग के लिए। आगे सी देखते हैं। दी स्पेसिस, अब दी स्पेसिस किसको कर रहा है? ये इसको, ये फॉलो आ रहा है, उसके फॉलोइंग में आ रहा है। These spaces unused land को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। These spaces provide resident with opportunity to grow their own fruit and vegetables। तो ये जितने भी unused plots थे जिसके ऊपर अर्बन गार्डनिंग स्टार्ट हुई, उन स्पेसेस ने जो वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको अलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। However, ताहम द मूवमेंट, डी पढ़ रहा हूँ, हैज बिन विदाउट इट्स चैलेंजेस। द मूवमेंट हैज नॉट बिन विदाउट दिस चैलेंज इट्स चैलेंजेस। तो जितनी भी ये मूवमेंट हुई कि अर्बन गार्डनिंग पॉपुलर हुई, उसके बाद ग्रोइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ अर्बन गार्डनिंग के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने अनयूज प्लॉट्स को सेग्रीगेट कर दिया, इसके लिए एक अलग अलग कर दिया कि भाई ये अब सिर्फ गार्डनिंग के लिए होगा। ये जो मूवमेंट चल रही है इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लिमिटेड स्पेस चैलेंज है, पुअर सॉइल। अब ये किसकी बात हो रही है? लिमिटेड स्पेस, पुअर सॉइल क्वालिटी एंड लैक ऑफ गार्डनिंग नॉलेज। ये किसकी बात हो रही है? ये चैलेंजेस की बात हो रही है, ये उसकी फॉलोइंगशिप में आने लगे। ऑल पॉज सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज। भाई कौन सी डिफिकल्टीज? ये वाली डिफिकल्टीज, लिमिटेड स्पेस, पुअर सॉइल क्वालिटी एंड लैक ऑफ गार्डनिंग। इनकी डिफिकल्टीज के बावजूद मैनी अर्बन गार्डन्स रिपोर्ट फीलिंग a stronger sense of community as a result of their shared efforts। बेशक ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी अर्बन गार्डनिंग की वजह से, लोगों की कलेक्टिव एफर्ट की वजह से सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और उनमें सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमने यहाँ पे 6 सेंटेंसेस पढ़े, 1 2 3 4 5 6।
हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस के किसी एक ना एक मेजर इवेंट को फॉलो करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बात इतनी सी है। इसी तरह जब मैंने पूरा ये सेंटेंसेस पढ़े तो पूरा पैराग्राफ मेरे दिमाग में क्या हो गया, मेरा पूरा पैराग्राफ मेरे दिमाग में छप गया। अब आपने घर पे करना क्या है, ये तो करेक्ट ऑर्डर है ABCDEF, ये तो ऐसा ही है, मैं उसी में सीक्वेंस में ले गया इसको, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन ऑफ कोहेसिव डिवाइस, ये तो मैंने खुद बना दी ना, ठीक है, एक्सप्लेन कर दी। अभी जो मैं उर्दू में एक्सप्लेन करता रहा, जिसको अंडरलाइन करके ही उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, उन तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे, ना भी पढ़ने चलेगा, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसके लिए ये काफ़ी है। इसी तरह फिर आप इधर आएंगे, प्रैक्टिस टास्क 2 आप खुद करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा, थोड़ा सा मुश्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, इसके रिलेटेड टॉपिक है। सेक्शन ए इज ऑलरेडी इन द प्लेस, यानी कि ये वाला ओपनिंग सेंटेंस लगा दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो चुका है। और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो डायग्नोसिस है, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना बड़ा रैपिड हो गया। ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब B से F तक सेंटेंसेज है, आपने उनको अरेंज करना है इसी सूरत हाल में, ठीक है। In particular, AI system has demonstrated a remarkable ability to detect certain cancer at early stage. Such early detection, हाँ ये है early stage, such early detection, ये हो सकता है significantly improves the chances of successful treatment। आगे बढ़ते हैं। Nevertheless, वही फिर आपने उसको फॉलो करना है। फिर ये आ गया ABCDEF, अच्छा ये सारे ही करेक्ट ऑर्डर में है, ये भी करेक्ट ऑर्डर में है, सिर्फ आपको अप्रिशिएट करने के लिए। इसी तरह फिर आपने आगे बनाना है इसको, फिर ये करना है, फिर वो भी ABCDEF करेक्ट ऑर्डर में है, फिर ये करना है, फिर वो भी आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, आपने इनको एक दफ़ा कर लेना है। मैं आपके साथ एक्स्ट्रा इसकी प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करूंगा जिसमें ऑर्डर वैसे नहीं है। आप जब एक दफ़ा इसको करेक्ट ऑर्डर में 4 को टास्क को कर लेंगे, ABCDEF वाला जो कर लेंगे पूरा, तो आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने वो प्रैक्टिस मटेरियल जो आपके पोर्टल पे शेयर है, उसका ऑर्डर सेम नहीं है, उसका ऑर्डर डिफरेंट है, आपने वो प्रैक्टिस करना है। उस ऑर्डर के साथ मैं उसके नीचे आंसर की भी दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। एग्जाम डे चेकलिस्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसके ऊपर आपने फोकस करना है आज। अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।